साथियों, इतिहास मध्यकालीन भारत का हम पढ़ रहे थे। पिछली क्लास में इस्लाम का भारत में उदय हुआ, कैसे भारत में एंट्री हुई, उन सब के बारे में बात की। अगले 2 से 3 मिनट में हम रिवाइज करेंगे, रिकैप करेंगे पिछली क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले इस्लाम की स्थापना हम देखते हैं 610 ईस्वी कहां पर हुई थी? सऊदी अरब, मक्का, जो कि इस्लाम का एक पवित्र तीर्थ स्थान माना जाता है, वहां पर इस्लाम का एडवेंट हुआ, इस्लाम आया पिक्चर में सबसे पहले। उसके बाद फैलना शुरू किया। भारत की तरफ जो पहला आक्रमणकारी आया वो था मोहम्मद बिन कासिम। कासिम 711 ईस्वी में भारत की तरफ आया, सिंध प्रांत को जीता। कोई ज्यादा मेजर पॉलिटिकल गेन्स मिले नहीं कासिम को, और भारत में इस्लाम की एंट्री तो हुई पर एक तरह से पैर नहीं जमा पाया। उसके बाद हमने देखा अगला आक्रमणकारी लगभग 300 सालों बाद महमूद गजनवी, गजनी प्रदेश का महमूद गजनवी भारत की तरफ आया, और इसके आक्रमण से जो लूटा गया, इसके द्वारा 16 से 17 मंदिरों को और इसके अलावा कई सारे नगरों को लूटा गया, जिनमें से एक सबसे प्रमुख मैंने कल बात की थी सोमनाथ मंदिर, गुजरात का सोमनाथ मंदिर की भव्यता से आकर्षित हुए थे और उस पर लूटपाट मचाई गई, मंदिरों में मूर्तियां वगैरह भी तोड़ी गई, मूर्ति भंजक की एक उपाधि ली गई थी महमूद गजनवी द्वारा वहां पर। उसके बाद अगला आक्रमणकारी मोहम्मद गौरी, जिसने परमानेंटली इस्लाम की भारत के अंदर सीट एकदम रिजर्व कर दी, एक तरह से कह सकते हैं। कैसे कि मोहम्मद गौरी गजनवी की मृत्यु के बाद में जो एक उथल पुथल मची थी, थोड़ा एक स्पेस क्रिएट हुआ था, उसका फायदा मोहम्मद गौरी उठाते हुए दिखे। मोहम्मद गौरी को इनके बड़े भाई यासुद्दीन गौरी ने भेजा था। इनका मूल नाम वापस आपको याद दिला दूं, शिहाबुद्दीन गौरी, कल की क्लास में हम बात कर चुके हैं सर। शिहाबुद्दीन गौरी इनका मूल नाम था। भारत में हम लोग इनको, भारत के इतिहास में हम मोहम्मद गौरी के नाम से जानते हैं। इसके बाद भारत में आए, आक्रमण किए, एंट्री लेने के बाद इनके 2 मेजर युद्ध, तराइन का पहला युद्ध इसके साथ हुआ था पृथ्वीराज चौहान 1191 ईस्वी में, पृथ्वीराज चौहान के साथ हुआ था, जिसमें गौरी की हार हुई थी। तराइन का दूसरा युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ। इसके अंदर भी पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध ये युद्ध हुआ था। छल कपट का सहारा लिया गया, गौरी ये युद्ध जीत गया। 1 साल की तैयारी के साथ गौरी आया था, और ऐसा बोला जाता है पृथ्वीराज चौहान की कुछ कमियां थी, अपने दुश्मन को कम आंकने की गलती की थी उन्होंने, थोड़ा छल का भी सहारा मिला अपने मोहम्मद गौरी को, और पृथ्वीराज चौहान ये युद्ध हार गए। पृथ्वीराज चौहान का ये युद्ध हारना भारत के इतिहास में एक निर्णायक मोड़ था। निर्णायक क्यों था? क्योंकि भारत मूल रूप से दिल्ली एक तरह से अब पहली बार एक विदेशी कल्चर के हाथों में आ गई थी। और आज नहीं, एक तरह से हमें कहना चाहिए 1192 ईस्वी का ये जो दिन था, तराइन का दूसरा युद्ध, ये जब भारत गुलाम हुआ, उसके बाद एक से दूसरे हाथों में जाता रहा। भारत की आजादी भारत ने खो दी थी 1192 में टेक्निकली। पहले गौरी, उसके बाद आगे जाके देखेंगे गुलाम वंश, खिलजी वंश, दिल्ली सल्तनत पूरी चलेगी, उसके बाद मुगल आ जाएंगे, फिर बाद में हम देखेंगे यूरोपियंस आ रहे हैं, पुर्तगाली आएंगे, कभी ब्रिटिश आ जाएंगे, फ्रेंच आ जाएंगे, हम जाके 1947 जो हम आजाद हुए, हम सब जानते हैं 15 अगस्त 1947, ये तराइन का युद्ध, दूसरा युद्ध, ये वो मोड़ था जहां पे भारत ने अपनी आजादी खो दी थी। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद मोहम्मद गौरी के ऊपर थोड़ी सी डबल जिम्मेदारी थी। एक तो भारत का जो एरिया ये संभाल रहे थे, जहां आक्रमण करने के बाद में दिल्ली से इन्होंने इनको हरा दिया, पृथ्वीराज चौहान को, और उसके बाद अपनी पावर्स को कंसोलिडेट कर रहे थे, अपनी शक्तियां बढ़ा रहे थे। तभी इनके भाई, मैंने बताया था नाम आपको, यासुद्दीन गौरी इनका बड़ा भाई था, जो पीछे गजनी प्रदेश और गौर प्रदेश दोनों को कंट्रोल कर रहा था। उसकी मृत्यु हो जाती है। गौरी जो थे ये बिजी थे, भारत का भी एरिया संभालना था इनको, इसके अलावा अपने जो मूल इनका पैतृक रीजन था वहां पर भी इनको राज चलाना था। तो भारत में इन्होंने जिम्मेदारी दी हुई थी अपने एक भरोसेमंद गुलाम, जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसको कुतुबुद्दीन ऐबक। अब जल्दी से ये टॉपिक भी हम आगे करते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक को भी जल्दी से रिवाइज मारते हैं और उसके बाद आगे बढ़ेंगे आज के टॉपिक्स पे। कुतुबुद्दीन ऐबक
भारत के अंदर गुलाम बन के आया था। मोहम्मद गौरी का इसकी अर्ली लाइफ, इसकी बचपन के बारे में हमने बात की थी कि एक सामान्य सा दास था, ये माता पिता छोड़ के चले गए थे। इस वजह से एक इंपॉर्टेंट फैक्ट, पहला मामलूक याद आया होगा आपको, स्वतंत्र माता पिता की दास संतान, ये शब्द यूज करते हैं, मामलूक वंश से थे बोला जाता है इनको। और ये दास बिके थे मोहम्मद गौरी के हाथों। मोहम्मद गौरी इनको लेके आया था। भारत के अंदर जो इनके अभियान चल रहे थे, इनके अंदर इनको अच्छी खासी जिम्मेदारियां दी गई थी। उसके बाद दिल्ली और लाहौर का, मुल्तान का एरिया ये संभाल रहे थे। फिर मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद जो एक वैक्यूम उत्पन्न हुआ, उस समय पे सही जगह पे ये आदमी, सही आदमी जब सही जगह पे मौजूद हो, टाइम की नजाकत को देखते हुए, तो उसको बोलते हैं किस्मत का खुल जाना। इस दास की किस्मत भी यहीं पे खुली थी। दिल्ली के अंदर मौजूद थे, दिल्ली का सिपह सालार बन गए। सुल्तान की उपाधि नहीं ली थी वापस। इंपॉर्टेंट फैक्ट था कि सुल्तान की उपाधि नहीं ली थी, खुतबा नहीं पढ़वाया था। उसके अलावा सिक्के भी खुद के नाम के नहीं चलवाए। सोने चांदी और तांबे के सिक्के निकलवाए जा रहे थे, लेकिन सुल्तान का नाम नहीं था, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम नहीं था इसमें। क्यों नहीं था? क्योंकि गुलाम थे, लाइमलाइट में आना नहीं चाहते थे। क्योंकि जितना आप राजा की एक पावर्स या राजा की उपाधि इनके पास टाइटल आ जाएगा, तो उतने ही नए दुश्मन भी क्रिएट हो जाएंगे। ये इनकी अथॉरिटी क्वेश्चन करेंगे कि एक गुलाम कैसे इस सल्तनत का राजा हो सकता है। एक और इंपॉर्टेंट चीज, इनकी सत्ता का केंद्र लाहौर था। दिल्ली में भी राज था, पर सत्ता का केंद्र जिसे राजधानी कहते हैं, लाहौर में बेस्ड थे। एक हमने बात की थी इनके टाइटल की, वो था लाख बख्श। क्यों दिया गया? याद है आपको अच्छे से, नाम से स्पष्ट है, लाखों दान करता था, ऐसा बोलते हैं। इस वजह से इसको लाख बख्श हम ये उपाधि यूज करते हैं। और क्या था कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में हमने देखा था कि अब ये लाख बख्श का टाइटल हुआ, या इसके अलावा जो दरबारी कवि हुआ करते थे, इनके दरबारी लेखक हुआ करते थे, उनमें से एक था हसन निजामी। और वो इनकी प्रशंसा के अंदर लिखता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक इतना दयावान दानवीर आदमी था कि इसके राज में तो भेड़ और भेड़िए एक साथ पानी पिया करते थे एक तालाब में। इस तरह की बातें हमने कल की थी, याद आ रहा होगा आपको। उसके बाद हसन निजामी इनके कोर्ट पोएट थे, लेकिन ये सारी बातें झूठ थी। थोड़ी सी इनके अंदर अतिशोक्ति ज्यादा थी। क्यों? क्योंकि बख्तियार खिलजी का एक कैरेक्टर मैंने आपको कल बताया था, याद होगा क्या इनकी प्रॉब्लम्स थी। बख्तियार खिलजी इनका सेना नायक था, बंगाल बिहार के अंदर खूब आतंक मचाया था। नालंदा की लाइब्रेरीज आज भी चीखती है, वो जो नालंदा की जमीन है जहाँ पे भारत का एक प्राचीन भारतीय इतिहास के मेजर रिसोर्सेज वहां पर थे, जो इनके द्वारा जला दिए गए थे उस आक्रमण में। बख्तियार खिलजी का एक एलिमेंट देखा था। उसके अलावा कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा कुछ निर्माण कार्य करवाए गए थे। 3 हमने मुख्य देखे थे। एक तो थी कुतुब मीनार, इसके नाम पे थी, आपको याद होगा, काकी गुरु थे इनके, सूफी गुरु थे ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी नाम था इनका। इसके अलावा एक कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद बनाई गई थी, दिल्ली में थी ये, और एक 2.5 दिन का झोपड़ा। ये इतनी चीजें हमें कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में याद रखनी है। अब आगे बढ़ते हैं। मृत्यु कैसे हुई थी वो और एक चीज थी, बस चौगान खेलते हुए, पोलो जिसे मॉडर्न पोलो का गेम होता है, एक उस तरह का गेम पहले हुआ करता था। चौगान खेलते हुए 1206 ईस्वी में माफ करिएगा, ये वंश शुरू किया था। 1210 में इनकी मृत्यु हो गई थी चौगान खेलते। अब आगे बढ़ते हैं गुलाम वंश के दूसरे शासक की तरफ। गुलाम वंश में कुतुबुद्दीन ऐबक के मृत्यु के बाद वापस एक वैक्यूम उत्पन्न हुआ। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में बोला जाता है कि इसके कोई पुत्र नहीं था, कई इतिहासकार ये बोलते हैं, लेकिन एक अगला राजा जो बना, इधर शासक आया, आराम शाह नाम का, बहुत ही कम टाइम के लिए इसने 1210 ईस्वी में ही राज किया। लेकिन ये एक तरह से बोले कि अयोग्य थे और पावर होल्ड नहीं कर पा रहे थे। पावर के जो आसपास के सर्कल्स होते हैं, अब ये एक इंपॉर्टेंट एक चीज है जो हमें डिस्कस करनी चाहिए। एक होता है किंग, एक होता है किंग मेकर्स। जब भी राजा कमजोर पड़ेगा, हम और आप देखते हैं आज भी पॉलिटिक्स में राजनीति हमेशा सेम ही रहती है लगभग। जब भी राजा या शासक कमजोर होगा, तो उस राजा के आसपास के जो पावर के सेंटर्स हैं वो उसका फायदा उठाएंगे।
वो उस राजा को और ज्यादा राजा की कमजोरी का फायदा उठाते हुए राजा को साइड करने का, उसको दरकिनार करते हुए अपनी पावर्स बढ़ाने का प्रयास करते। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो रही थी और मृत्यु हो गई थी यहाँ पे। अब एक तरह से आराम शाह अयोग्य थे। इस चीज का फायदा उठाने के लिए शब्द हम बार बार यूज करेंगे आमिर, जो अभी आजकल हमारे मंत्री होते हैं, जैसे हमारा एक प्रधानमंत्री होता है और उसके सराउंडेड बाय कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, उनके कई मंत्री होते हैं जो भी अलग अलग विभाग उनके रखते हैं। इसी तरह से उस समय आमिर हुआ करते थे। राजा अपनी कुछ जिम्मेदारियां बांटता था अपने सबॉर्डिनेट्स में या एक तरह से अपने साथियों में। राजा उनमें से फर्स्ट होता था, राजा उन सबका मुखिया था। ये आमिर हुआ करते थे, इंपॉर्टेंट पोस्ट हुआ करते। ये आमिरों का एक दबदबा बन जाता था। जैसे ही शासन के अंदर कुछ कमजोरी आएगी, आमिरों का दबदबा बढ़ जाता था। अपना कुतुबुद्दीन ऐबक पुत्र था नहीं था, और ये एक वंशज बोला जाता है इनका। आराम शाह थोड़े टाइम के लिए राज किया। अगला राजा बना था इल्तुतमिश, नाम आपने सुना होगा, गुलाम वंश के अंदर अगला इंपॉर्टेंट राजा। 1210 ईस्वी में बन गया था ये। आराम शाह कुछ बस महीनों के लिए राजा रहे थे। इल्तुतमिश कौन था, इसके आरंभिक जीवन के बारे में हम पहले बात करते हैं। नोट्स आपको मैं पीडीएफ के रूप में दे दूंगा, पूरे गुलाम वंश के एक साथ दे दूंगा, तो उसकी आपको टेंशन नहीं लेनी है। बोर्ड से आप एक बार के लिए बस ध्यान अपना इधर क्लास पे कंसंट्रेट करिए। नोट्स आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे और इसी क्रम में प्रोवाइड किए जाएंगे। आरंभिक जीवन इल्तुतमिश का। कौन था इल्तुतमिश? इल्तुतमिश भी एक गुलाम। किसका गुलाम था? कुतुबुद्दीन ऐबक का। याद आ रहा है आपको, मैंने बताया था कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का गुलाम था, और ये इल्तुतमिश जो है ये कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। इसको खरीदा गया कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। बाद में योग्य था तो कुछ जिम्मेदारियां दी गई। इल्तुतमिश जीवन में आगे बढ़ा, थोड़ी इसको अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिली, अच्छे से इसने निभाया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी बेटी की शादी कर दी और इसको अपना दामाद बना दिया। और फिर इसको बदायूं की जिम्मेदारी दी गई थी। बदायूं का गवर्नर बनाया गया, सूबेदार एक तरह से बोलना चाहिए हमें, माफ कीजिएगा, माइक प्लेस करते हैं थोड़ा। तो बदायूं की जिम्मेदारी इन्हें दी गई। बदायूं के गवर्नर के रूप में थे ये शुरू में, और वहां पे अपना शासनकाल संभाल रहे थे, राजकाज संभाल रहे थे। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई, एक मौका बना वापस। इल्तुतमिश ने मौके को लापका, आए, आराम शाह को हटाया उस पद से और खुद बैठ गए दिल्ली सल्तनत की गद्दी पे। इल्तुतमिश के सामने अब समस्याएं बढ़ी थी। कैसे? कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो सल्तनत स्थापित तो की थी, लेकिन अभी ये एक शिशु की तरह थी। दिल्ली सल्तनत एक छोटे बच्चे की तरह ही तो थी। आपने एक बड़ी शक्तियों को, पृथ्वीराज चौहान के वंश को इनको हरा दिया था, और उसके बाद सेटअप हुई थी एक दिल्ली सल्तनत। लेकिन अभी भी इनके दुश्मन बहुत थे, और जस्ट एक नेसेंट स्टेज जिसको बोला जाता है कि शिशु अवस्था में थी अपनी। तो वहां से इल्तुतमिश के सामने अब बड़ी जिम्मेदारी थी। 1210 से लेकर 1236 तक इल्तुतमिश का कार्यकाल चला था। लंबा चला था, 30 साल चला है, लगभग 26 साल। तो 26 साल चला है तो कुछ अच्छा किया होगा। वो अच्छे काम क्या थे, या जो कुछ स्टेप्स इल्तुतमिश द्वारा लिए गए जो कुतुबुद्दीन ऐबक 4 साल के अपने छोटे से कार्यकाल में नहीं ले पाया, उनके बारे में हमें मेन बात करनी है। इल्तुतमिश के बारे में वो जानकारी हमें होनी चाहिए। तो कठिनाइयां क्या थी इसकी, जिसकी वजह से इसको कुछ स्टेप्स लेने पड़े, हम वो कठिनाइयां डिस्कस करते हैं पहले। एक तो मैंने बताया आपको, ये पावर सेंटर्स जो साइड में, राजा के साइड में क्रिएट हो जाते हैं। जब पावर अनस्टेबल होगी, राजा की पावर्स कम होगी, तो आमिरों का प्रभाव बढ़ रहा था। आमिरों पे लगाम लगाने की जरूरत थी। किस आमिर पे भरोसा किया जाए, किस पे नहीं किया जाए, ये भी एक समस्या थी। इस समस्या से निपटने के लिए क्या किया? एक दल बनाया गया, चालीसा, जिसको तुर्कान ए चहलगामी भी कहा जाता है। तुर्कान ए चहलगामी या चालीसा नाम से स्पष्ट है, 40 आमिरों का एक समूह था। ये 40 लोग कौन थे? ये इल्तुतमिश के सबसे भरोसेमंद व्यक्ति थे। भरोसेमंद क्यों चाहिए? क्योंकि हमने देखा अभी ये पावर सेंटर्स मेन भरोसे का ही गेम था। ये पावर सेंटर, आमिरों के पास पावर बहुत थी, अपने अपने विभाग को हैंडल करते थे। अब जैसे ही मौका मिलता ये सुल्तान की गद्दी छीन लेते थे। इल्तुतमिश ने सिर्फ अपने भरोसे के व्यक्तियों का एक ग्रुप बनाया
आमिरों के अंदर होड़ मची रहती थी इस ग्रुप में शामिल होने की, लेकिन अगर कोई भी इसमें गद्दारी करता तो उसको मौत के घाट उतार दिया जाता। तो एक चालीसा का एक स्ट्रॉन्ग ग्रुप बनाया गया आमिरों की समस्या से निपटने के लिए। और क्या समस्या थी? एक समस्या थी कि अब सैनिक आपके पास थे, पहले भी हमने देखा कि कुतुबुद्दीन ऐबक की अपनी सेना, मोहम्मद गोरी की अपनी सेना, उसमें ज्यादातर ये दास हुआ करते थे, उनको कोई सैलरी नहीं मिलती थी, बस गुजारा हो जाएगा और ऐसे ही उनके बड़े लीडर्स होंगे, ऑफिशियल्स होंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद में इल्तुतमिश को इस चीज का एक प्रॉब्लम समझ में आई कि सेना की एक जो हमारे सेनापति है वो इतनी बहादुरी से क्यों नहीं लड़ रहा है। इसके लिए इन्होंने फिर एक सिस्टम लेके आए जिसको बोला इक्ता सिस्टम। सेनापति और आमिर इनकी वफादारियां फिक्स करने के लिए इक्ता सिस्टम क्या था? इक्ता एक जमीन का टुकड़ा होगा जो इनको सैलरी की एवज में इनको ये इक्ता दिया जाएगा। मान लीजिए कि मैं हूं इल्तुतमिश, एक कोई मेरा साथी, ये मेरे आमिर है, ये अच्छा काम करेंगे तो मैं इनको इक्ता दूंगा, इक्ता एक जमीन का टुकड़ा दूंगा, उस जमीन की सारी जिम्मेदारी इनकी। वहां पे जो भी उगेगा, फसलें जो भी होगी, उनसे टैक्स जो भी कलेक्ट होगा वो सारा वो करेंगे। वहां पे अपनी एक सेना की टुकड़ी मेंटेन करेगा ये मेरा आमिर, और वो सारा का सारा रेवेन्यू जो है उसके पास आएगा। इसका कुछ पार्ट टैक्स के रूप में ये आदमी इल्तुतमिश को देगा। ये था इक्ता सिस्टम। इक्ता सिस्टम किसने इंट्रोड्यूस किया? इल्तुतमिश ने किया। ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है। एक और समस्या से निपट ली। एक बड़ी और समस्या थी इनके साथ कि अर्थव्यवस्था के लिए कुछ काम कर नहीं पाया था कुतुबुद्दीन ऐबक। 4 साल राजा रहा था तो सल्तनत की एक तरह से आमदनी वो कुछ करवा नहीं पाया, और आमदनी करवाता भी तो भी उसके लिए अब एक अर्थव्यवस्था के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है मुद्रा, सिक्के। सिक्कों के अंदर याद होगा आपको कुछ साल पहले मोदी जी ने करा था डिमोनेटाइजेशन। क्यों किया? एक वजह बताई थी कि इनके नोट जो है, नकली नोट सर्कुलेशन में ज्यादा बढ़ गए मार्केट में। सिक्कों के साथ भी यही समस्या थी। पहले सिक्के थे तो सिक्कों के साथ ऐसी समस्या, नकली सिक्के ना चले, सोने और चांदी के सिक्के हुआ करते थे तब तो इस तरह के सिक्कों की समस्याओं से निपटने के लिए टंका और गिट्टल नाम के, गिट्टल भी बोला जाता है इसको, जित्तल भी बोलते हैं, टंका और जित्तल नाम के दो तरह के सिक्के चलाए गए इल्तुतमिश के द्वारा, जिसपे सुल्तान का नाम होगा और मुहर होगी। एक तरह से ऑफिशियल सिक्के थे। गिट्टल चांदी का, सॉरी टंका चांदी का था और गिट्टल तांबे के सिक्के थे। ये 2 तरह के सिक्के चलाए गए। और इल्तुतमिश द्वारा क्या स्टेप्स लिए गए? इसके अलावा इन्होंने एक इंफॉर्मेशन आपको और दे देता हूं कि आरंभिक जीवन में इनके लिए एक इल्बरी वंश इनका बोला जाता है। इल्बरी ट्राइब के थे, इल्बरी जनजाति। जैसे उनको मामलुक बोला गया था कुतुबुद्दीन ऐबक को, वैसे ही इनका एक प्राचीन एक तरह से पैतृक वंश जो था वो इल्बरी था। इल्तुतमिश के बारे में और बात करते हैं थोड़ी। उस समय पे दिल्ली सल्तनत जूझ रही थी एक और बड़ी समस्या से। दिल्ली सल्तनत तो क्या, पूरा हमारे आसपास के पड़ोसी भी जूझ रहे थे। मंगोल नेता का नाम था चंगेज खां। चंगेज खां उस समय पे वैसा ही, उतना ही उस आदमी का खौफ था जैसे कि हमें मूवीज में डायलॉग याद है, गब्बर सो जा बेटा वरना गब्बर आ जाएगा। चंगेज खां का खौफ इतना था। ख्वारिज्म, एक ईरान के आसपास मध्य एशिया के अंदर एक जगह है, ख्वारिज्म का शाह भाग गया था वहां से क्योंकि मंगोलों ने आक्रमण किया था। चंगेज खां का खौफ इतना ज्यादा था, उसका आतंक, क्योंकि एक होता है आक्रमण करना और एक होता है तहस नहस करना, ये किसी को नहीं छोड़ता था। चंगेज खां की तूती बोलती थी उस समय पे। भारत के अंदर भी सीधी सी बात है, डर का माहौल तो होगा। ख्वारिज्म का शाह वहां से भाग गया, ख्वारिज्म का शाह वहां से भागा है और अब वो भाग के भारत की तरफ आया शरण लेने के लिए। इल्तुतमिश के सामने समस्या है। क्या? इल्तुतमिश अपना एक इंटरनल सिस्टम सेट कर रहा है खुद के अपने। हमने देखा इक्ता लेके आया, टंका लेके आया, इस तरह के सिस्टम ला रहा है नए, खुद का अपना नया नया राजकाज मिला है बेचारे को। अब एक पड़ोसी को शरण दे देगा तो वो चीज नए दुश्मन क्रिएट कर रहा है। चंगेज खां उसके पीछे पीछे भारत की तरफ आ गया, दिल्ली पे आक्रमण कर दिया, तो इसका क्या बढ़ेगा? समस्या थी। तो सीधे सीधे इसको मना क्यों नहीं कर देता? किसको? ख्वारिज्म के शाह को, जिसका नाम था जलालुद्दीन मंगबर्न।
क्यों नहीं किया, उसके पीछे की एक स्टोरी और है हल्की सी, वो आपको बताता हूँ। कुतुबुद्दीन ऐबक के सामने एक समस्या थी, आपको याद होगी पिछला इससे पहला वाला जो राजा देखा हमने, कि वो एक दास था। उस वजह से लोग इज्जत नहीं करते थे, उसने सुल्तान की उपाधि नहीं दी थी। इल्तुतमिश के बारे में मैंने ऐसी बात नहीं बोली, दास तो ये भी था। इसने आते सिक्के निकलवाए, हमने अपने देखा, टंका निकलवाया, डिटल निकलवाया, सिक्के निकलवा दिए, खुतबा भी पढ़वाया था, सुल्तान के नाम से जाना भी गया था। क्या दुश्मन क्रिएट नहीं हुए थे? हुए थे, लेकिन दिमाग वाला बंदा था, दास था, पर प्रामाणिकता एक सुल्तान के रूप में अपनी इसने एस्टेब्लिश की। वो कैसे की? खलीफा का नाम शायद आपने सुना होगा, इस्लाम का सबसे बड़ा धर्मगुरु हुआ करता था। मैंने पिछली क्लास में आपको बात की थी, इस्लाम आया कहाँ पे आया था? सऊदी अरब में आया था, मक्का में पैगंबर मोहम्मद लेके आए थे। पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु के बाद इस्लाम का एक तरह से एक लीडर, जो पॉलिटिकल रिलीजियस लीडर, राजनीतिक धार्मिक नेता जो एक उनका सबसे बड़ा हुआ करता था, उसे खलीफा कहते थे। खलीफा की सीट पहले तो उधर मक्का में थी, बाद में उनकी अपनी पॉलिटिक्स चली थी, जो हमारे लिए सिलेबस का विषय नहीं है, पर वही कि उसके बाद बगदाद जो था वहां पे खलीफा बैठता था। इराक की राजधानी है बगदाद, याद आ रहा होगा आपको, थोड़ा सा जीके अपना। तो बगदाद के अंदर खलीफा की सीट हुआ करती थी। इल्तुतमिश ने जो एक जिल्लत झेल रहा था कि लोग बोल देते थे कि दास है ये, काएगा सुल्तान, उस जिल्लत से निपटने के लिए खलीफा, बगदाद के खलीफा से एक तरह से एक एप्लीकेशन भेजी, एक प्रामाणिकता मांगी। उसके लिए कुछ पेशकश की होगी उनको, या कुछ भी हुआ होगा सिस्टम, लेकिन एक बात अल्टीमेटली ये थी कि खलीफा ने मान्यता दे दी सुल्तान पर। एक दास को सुल्तान बनने की मान्यता दे दी। तो अब इस्लाम का सबसे बड़ा धर्मगुरु जब ये मान्यता आपको दे रहा है, तो बाकी के अमीरों की औकात नहीं है कि वो आपके अथॉरिटी को, आपके इस पद को चैलेंज करेगी, तो आप तो एक दास हो। वो एक जरूरी चीज थी कि इस्लाम ने एक तरह से इस दास को अपना लिया था। ताजा ताजा ये मान्यता मिली थी, और इसके साथ ही एक और चीज मिली थी, खिल्लत बोला जाता है इसको। इसने खलीफा ने एक खिल्लत भेजी थी। जैसे एक तरह से इस मान्यता का मतलब आप वैसे समझो अपनी भाषा में कि मैं एक आज फेसबुक पे जाके एक पेज बना लूं नरेंद्र मोदी, कोई बिलीव थोड़ी करेगा कि ये नरेंद्र मोदी का पेज है, लेकिन वही नरेंद्र मोदी के आगे एक टिक मार्क होगा ब्लू कलर का, वो प्रामाणिकता है। वो बताती है कि ये आदमी हाँ वाकई में ये भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। वो ब्लू टिक जो है उसकी वो एक महत्व है उसका। सही इधर ये खिल्लत जो है, ये खलीफा ने ये ब्लू टिक भेजा था। ये खिल्लत एक तरह की एक पोशाक थी। पहले हम लोग एक देखने को अपनी मूवीज में इन सब में मिलता है कि राजा के एक वो बड़ा सा एक पीछे चोगा सा वो लटक रहा होता है, एक पर्दा सा, राजा का अपना एक शाही अंदाज होता है। ये खिल्लत जब इसको मिली तो इसके ठप्पा लग गया, एक ब्लू टिक लग गया, एक मुहर लग गई कि ये सुल्तान है, ये सिर्फ दास नहीं है, ये सुल्तान है इस दिल्ली सल्तनत का। आगे बढ़ते हैं। अब वापस आता हूँ कि ये जलालुद्दीन मंगरनी वाले किस्से से इसका क्या लेना देना। ताजा ताजा खिल्लत मिली थी, अब सुल्तान बन गए थे। इस्लामिक मान्यता थी कि इस्लाम के अपने सारे भाई बंधुओं को साथ लेके आएगा, उनको साथ लेके चलेगा, उनकी रक्षा करेगा जरूरत पड़ने पे। ऐसा ही भाई बंधु आ गया है कि जलालुद्दीन मंगरनी, इसने आके सिंध तक इसके पीछे पीछे अपना मंगोल के चंगेज खां जो था वो लगा हुआ था। चंगेज खां का आक्रमण हो सकता था, मंगोल अटैक का एक डर सता रहा। जलालुद्दीन मंगरनी ने आके इल्तुतमिश से सहायता मांगी। इल्तुतमिश के सामने अब देखो दो समस्या। एक तो अगर इसको सहायता दे दी तो चंगेज खां आएगा, सल्तनत पे अटैक करेगा, अटैक करने के बाद मारेगा सबको, सब कुछ तहस नहस कर देगा। अगर सहायता इसको नहीं दे, अवॉइड कर दे, क्या पता चंगेज खां से बच जाएगा। लेकिन ये अभी पीछे पीछे थोड़ी सी इज्जत कमाई थी कि इस्लाम की अपनी मान्यता मिली थी, खिल्लत मिली थी, वो सारी मिट्टी में नहीं मिल जाएगी कि एक बंधु आया था एक हेल्प मांगने के लिए, उसकी हेल्प नहीं की। याद होगा आपको कुछ साल पहले भूटान की हेल्प कर रहा था भारत चाइना के अगेंस्ट। ये चीजें छोटे भाई की एक हेल्प की जाती है, छोटा देश, एक राज्य ही तो है वो भी। इधर भी ख्वारिज्म का जलालुद्दीन मंगरनी हेल्प के लिए आया है, अगर नहीं करे तो बेइज्जती होनी। बस सर्वाइवल के लिए देखेंगे, और वहीं पे दिमाग लगाता है इल्तुतमिश। वही वजह थी ये जो अभी दिमाग लगाएगा कि ये लगभग 26 साल तक राज कर पाया। किया क्या इसने? इसको पता था कि गई इज्जत तो जाएगी, कमा लेंगे, जान जाएगी, कैसे कमाएंगे। इज्जत भी ऐसे नहीं कि पूरी तरह से जाने दें, तो थोड़ी कूटनीति खेलते हैं। इन्होंने भी एक
लेटर लिखा, फिर जलालुद्दीन मंगवरनी को एक पत्र भेजा गया, उसमें लिख दिया गया कि साहब आप आ तो जाओ, पर इधर का वातावरण आपके लिए अनुकूल नहीं है। भारत की राजनीति इस समय, दिल्ली की राजनीति बड़ी गर्म है। जो इनडायरेक्टली एक संदेश था, दिल्ली की राजनीति गर्म है, यहाँ से अभी आप इंटरफेयर करोगे तो मेरे को आपको मारना पड़ जाएगा। इनडायरेक्टली यही कि वर्ड्स के बीच की भाषा होती है, डिप्लोमेसी के लिए बोला जाता है ये शब्द, कि हमारे जो राजदूत बैठते हैं उधर, वो 2-3 लाइनों में कुछ बहुत छोटे छोटे स्टेटमेंट देते हैं, लेकिन उनकी लाइंस के वर्ड के एक वर्ड के बीच के जो स्पेस होते हैं उसका भी कुछ मतलब होता है। यहाँ पे भी यही राजाओं के बीच में बात हो रही है, इनका भी कुछ मतलब था। राजनीति गर्म थी भारत की, एक तरह से इनका प्रपोजल, इनको शरण देने का प्रपोजल ठुकरा दिया और एकदम से इनसे युद्ध भी नहीं किया। मंगवरनी समझ गया ये बात कि इधर जाऊंगा तो भी मरूंगा। मंगवरनी ने अपना रास्ता बदल लिया, चंगेज खान सिंध तक आके वापस चला गया। ये मास्टर स्ट्रोक था इल्तुतमिश का। इल्तुतमिश ने ऐसे करके दिल्ली सल्तनत को, खुद के ताज को बचा लिया। तो ये इल्तुतमिश के मेन फैक्ट्स थे, इसकी मेन कहानी थी। मंगोलों के आक्रमण से बचा चुका था दिल्ली। अब आगे बढ़ते हैं अपन। 1236 तक मैंने बताया आपको इसने राज किया। इल्तुतमिश का बड़ा बेटा इसके जीवन काल में ही मर चुका था। एक छोटा बेटा था इसका, रुकनुद्दीन फिरोज शाह। ये नाम मैं आपको बस कहानी के लिए बता रहा हूं, बाकी एग्जाम के हिसाब से उतना रेलेवेंस इनका नहीं होगा। बस ये स्टोरी हम अपनी कंटिन्यूटी बनाने के लिए आपको बता रहा हूं। बाकी जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो आपके सामने बोर्ड पे लिखे हुए हैं, मैं आपको नोट्स दूंगा, उसके अंदर भी अच्छे से होंगे। और इसके बाद हम जब आगे बढ़ते हैं तो ये रुकनुद्दीन फिरोज शाह छोटा बेटा था, नालायक था। इसकी माँ थी शाह तुर्कान, बोला जाता था, तुर्कन एक शब्द ऐसे यूज किया जाता था, महिला तुर्क थी, तुर्क थे ये सारे, तो शाह तुर्कान एक शब्द, अंग्रेजी से ऐसे तुर्कान को तुर्कान ही प्रोनाउंस कर देते हैं, तो शाह तुर्कान उधर उसकी माँ था, और रुकनुद्दीन फिरोज शाह, ये दोनों के दोनों इल्तुतमिश को पता था कि ये अगर इनके साथ सत्ता आ गई इनके पास तो ये सिर्फ अपना फायदा सोचेंगे, शासन की बेहतरी के लिए कुछ नहीं करेंगे। इल्तुतमिश ने उस समय पे ऐसा एक काम किया, अपना एक उत्तराधिकारी डिक्लेयर किया जो आसपास कोई भी सोच भी नहीं सकता। भारत की राजनीति में या दिल्ली सल्तनत की राजनीति में अब एंट्री हुई रजिया सुल्ताना की, मध्यकालीन भारत की पहली महिला शासिका कह सकते हैं हम। पर उसका जो अंदाज था वो एक शासक की तरह ही था। क्यों मैं कह रहा हूं कि शासक की तरह था? क्योंकि रजिया सुल्ताना जो थी एंट्री करती थी अपने दरबार में बड़े शान शौकत के साथ, कोई भी पहले, क्योंकि ये था कि महिलाओं के लिए बैन था इस तरह से पब्लिक में आना, पर्दे में रहना है, नकाब देखते हैं अपन, कुछ मूवीज वगैरह में अपने को देखने को मिलता है, मध्यकालीन मूवीज कोई देखी जाती है उन टॉपिक्स पे, तो नकाब में रहेंगे या एक अगर दरबार में भी बैठेंगे तो एक पर्दा होगा उनके आगे। रजिया सुल्ताना ने ये पर्दे फेंक दिए। रजिया सुल्ताना आई, पूरे रौब के साथ आई। पिता उनकी काबिलियत जानते थे, इल्तुतमिश के बारे में हम देखा अभी हमने कि पूरा राजनीति में निपुण ये आदमी, लड़ाई में निपुण, कूटनीति में निपुण, और ऐसा आदमी अब वही था कि हीरे की परख जौहरी कर सकता है, बोलते हैं कि जौहरी इल्तुतमिश था और इसने एक हीरा परख लिया था, वो थी रजिया सुल्ताना। रजिया सुल्ताना अब भारत की, दिल्ली सल्तनत की शासिका डिक्लेयर कर दी गई। ये जो थे आमिर, इनको दिक्कत होनी थी, इनको शांत तो कर दिया था इसने पहले, एक तुर्काने चहलगामी बनाया था, और तुर्काने चहलगामी या चालीसा ये इल्तुतमिश की उंगलियों में चलते थे, इल्तुतमिश कंट्रोल करता था, रजिया थोड़ी करती थी। इल्तुतमिश ने डिक्लेयर किया, इनको दिक्कत थी कि एक महिला कैसे उनको ऑर्डर दे सकती है। थी ये बात समाज के अंदर, जो पैट्रियार्की, जो पितृसत्तावाद हम आज देख रहे हैं, उस समय तो बहुत ज्यादा होगा, आज भी है, उस समय तो बहुत ही ज्यादा था। तो इनको ऑर्डर लेना मंजूर नहीं था, इल्तुतमिश के सामने बोल नहीं सकते। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद में अब रजिया सुल्ताना सुल्तान बन तो गई सुल्ताना, लेकिन इसके सामने नई नई समस्याएं क्रिएट की जाएंगी। 1236 ईस्वी में हम देखते हैं कि पहले रुकनुद्दीन फिरोज शाह जो एक छोटा भाई था, मृत्यु के बाद में जैसे इल्तुतमिश मरा तो उसको एक तरह से इन्होंने कुछ कूटनीति खेलते हुए रुकनुद्दीन फिरोज शाह को शासक बना दिया था आमिरों ने। आमिर कंट्रोल कर रहे थे, चालीसा स्ट्रॉन्ग हो रहा था, क्योंकि मैंने बताया ना आपको अभी जस्ट पहले हम एक चीज पढ़ी कि बोला हमने ये
कि जैसे ही शासन में कमजोरी आएगी, केंद्रीय शासन में, ये आमिर जो होंगे उस मौके की तलाश में ही थे, ये लपक लेते हैं उस एक अपॉर्चुनिटी को, उस एक मौके को। तो वो मौका इन्होंने लपक लिया। अब अपनी मर्जी के बंदे को राजा बनाना था इन्हें, और रुकनुद्दीन फिरोज शाह जो एकदम मैंने बोला अयोग्य राजा था, उसको राजा बना दिया, जो अपनी माँ शाह तुर्कान उसके कहने पे पूरा शासन चलाता था। और भयंकर हालत खराब हो गई दिल्ली की। इल्तुतमिश के टाइम पे कुछ सुधार हुए थे, सब बर्बाद हो रहे थे। जनता ने अपने राजा की चुनी हुई रजिया सुल्ताना के पक्ष में विद्रोह कर दिया, उसको चुनते हुए। रुकनुद्दीन फिरोज शाह के विरुद्ध एक तरह से एक बोला जाए कि सिविल रिबेलियन, एक गृह युद्ध की चीज हो गई। आमिरों को लगा कि अब तो मरेंगे, तो इन्होंने डिक्लेयर कर दिया रजिया सुल्ताना भारत की राजनीति में। और सब सुल्ताना पहले इनको उत्तराधिकारी घोषित किया था इल्तुतमिश ने। थोड़े टाइम के लिए रुकनुद्दीन फिरोज शाह रहा, रजिया सुल्ताना 1236 में भारत की सुल्ताना बन गई, दिल्ली सल्तनत की सुल्ताना बन गई। 1236 से लेके 40 तक, 39 या 40 तक इन्होंने शासन किया। इसमें कुछ मतभेद रहते हैं इतिहासकारों में, क्योंकि आगे की थोड़ी सी इनकी पॉलिटिक्स जो थी वो थोड़ी एक तरह से बोलते हैं वोलेटाइल थी, थोड़ी गर्मा गर्म थी। कैसे थी ये गर्मा गर्म? महिला शासिका, और वो किसी के रोकने से रुकने वाली नहीं, दरबार लगाती थी और बड़े ही एकदम एक तरह से वो शब्द यूज करते ना, दबंगगिरी से आती थी। इनका एक कुर्ता, एक वो जो मेल अटायर होता था, एक राजा की सी पोशाक पहनती थी, पूरा अपने फुल आवाज के साथ इस दरबार को संबोधित करती थी। इनके अपने मंत्रियों को, इनामिरों को, सबको इसने कंट्रोल करने की कोशिश की। पर उलेमा वर्ग, उलेमा एक तरह से वो थे धर्मगुरु जो हुआ करते थे उस समय के, उलेमा वर्ग, आमिर वर्ग, ये सारे अब अंदर ही अंदर तो विरोध में थे इनके। चालीसा के पार्ट जो लोग थे, चालीसा अब एक तरह से पहले इल्तुतमिश के प्रति समर्पित था, रजिया के प्रति उनके मन में थोड़े से डाउट्स थे कि एक महिला शासक हम पे शासन कर कैसे सकती, नित नई प्लानिंग प्लॉटिंग एक तरह से षड्यंत्र रचे जाने लगे। और इन्हीं षड्यंत्रों के चलते रजिया सुल्ताना का एक कैरेक्टर भी एक बदनाम करने की कोशिश की। इसके अंदर वो सारे गुण थे जो एक तरह से एक सफल शासक में होने चाहिए। साहसी थी, निडर थी, अपने जो आमिर थे उनको कंट्रोल करने के लिए एकदम कुव्वत रखती थी, कर भी रही थी। लेकिन रजिया का एक महिला होना इसके लिए सबसे बड़ी समस्या बन गया था। रजिया के ही एक याकूत नाम के इनके अश्वशाला अध्यक्ष थे, उसके नाम के साथ इनको बदनाम भी किया गया। ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज है कि कुतुबुद्दीन ऐबक का प्रेम संबंध किसके साथ चला, किसी को कोई टेंशन नहीं उससे, कभी इतिहास में कोई बात नहीं। अकबर का किससे चल रहा, किसी को कोई दिक्कत नहीं। जहांगीर का किससे चले, किसी को कोई दिक्कत नहीं। राजाओं के या ये अब देख रहे हैं, ये समाज जो है, हमें मेल शोविनिज्म शब्द यूज करते होते हैं अंग्रेजी में, और हिंदी के अंदर अपने एक पैट्रियार्की से संबंधित पितृसत्तावाद कि पुरुष को जो है वो उस तरह की आजादी है कि वो जो मन में आए वो करे। वहां पे दास सुल्तान बने बैठे थे, क्वेश्चन किया, कोई जाके खिल्लत ले आया, मिल गई इल्तुतमिश को सुल्तानी मिल गई, दिल्ली की सुल्तान बन गए दिल्ली के। याकूत एक हबशी एक ट्राइब हुआ करती थी, इनको भी एक तरह से बोला जाता था नीचे दर्जे की एक जनजाति थी। याकूत हबशी था, और कई किताबों में ऐसा बोला जाता है कि रजिया का प्रेम प्रसंग था। लेकिन रजिया सुल्ताना के लिए क्यों, ये कोई हमारे लिए कोई डिस्कशन का पॉइंट होना ही नहीं चाहिए, लेकिन समाज के अंदर थोड़ा सा बदनाम किया गया इसको उस समय के समाज में। और जो भी कोई आमिर रजिया के पक्ष में थे वो भी अब इसके विरोधी खेमे में आ गए। कुछ षड्यंत्र रचे गए, उनके द्वारा रजिया को मौत के घाट उतार दिया गया। एक विद्रोह किया गया था अल्तुनिया द्वारा, और उस विद्रोह को निपटाने के लिए जब गई तो रजिया और याकूत दोनों को मार दिया गया। बारी बारी से पहले याकूत को मार दिया, फिर रजिया को मार दिया गया, और इस तरह से रजिया का चैप्टर एंड हो जाता है। रजिया के बारे में बात करना जरूरी इसलिए है कि एग्जाम के हिसाब से तो हमारे लिए एक या दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं कि इल्तुतमिश ने अपना उत्तराधिकारी किसे डिक्लेयर किया, या आंसर होगा रजिया। रजिया का टेन्योर कितना रहा, 1236 से स्टार्ट हुआ, 3-3.5 साल राजा अपनी सुल्ताना रही। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि मध्यकालीन भारत की पहली महिला सुल्ताना। प्राचीन भारत में भी हम कोई ज्यादा मेजर नाम नहीं देखते हैं, आधुनिक भारत में भी नहीं देखते। आजादी के बाद के भारत में भी कितने प्रधानमंत्री हमारी महिला रही है,
सिर्फ इंदिरा गांधी? समाज में कमी तो है, मौका उतना महिलाओं को नहीं मिलता है। ये 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश अपनी बेटी को मौका दे रहा था, समाज के मुंह पे एक चांटा मार तो रहा था, पर समाज स्ट्रॉन्ग होता है। और उसने रजिया को 3 साल के बाद, रजिया के पास हालांकि सारे गुण थे लेकिन रजिया फेल हो गई, रजिया और ज्यादा अपना राज कर नहीं पाई। रजिया के बाद अब मैं एक बात आपको बोल रहा हूं, मैंने बोला कि जैसे ही शासन में केंद्रीय शासन की वो बात मैं आज तीसरी बार बोल रहा हूं कि केंद्रीय शासन की कमजोरी आमिर उठाएंगे फायदा। और अब ये तुर्कानी चहलगामी या चालीसा जो बना के गया था इल्तुतमिश, वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो गया था। वो अपनी मर्जी से किसी को भी राजा बनाता। पहले बना बहराम शाह, उसके बाद नसीरुद्दीन, ये 2 अगले शासक बने दिल्ली सल्तनत के। दोनों के दोनों उतने योग्य नहीं थे, लेकिन इनका शासनकाल चला लगभग 1236 से 1265 तक। इसी तरह की वॉलेटिलिटी बनी रही, एक तरह से एक शासन में गर्मा गर्मी बनी रही कि कोई एक राजा आएगा, उसको हटा दिया, दूसरा आ गया। असली पावर कंट्रोल कर रहे थे चालीसा, तुर्कानी चहलगामी जो 40 का ग्रुप इल्तुतमिश बना के गया था, उसने अपने इस शासन व्यवस्था को बेहतर करने के लिए ये चालीसा बनाया था। अब वही चालीसा इस पूरे शासन तंत्र के मेन केंद्र की शक्तियां कम कर रहा था। एक जोंक जो एक तरह के एक एलिमेंट, एक इंसेक्ट होता है, वो चूस लेता है खून को, इस शासन तंत्र के खून को चूस रहा था ये चालीसा। और इसी का एक पार्ट था बलबन। बलबन ने अपनी थोड़ी सी पॉलिटिक्स खेली अभी इस समय। बलबन ने अपनी बेटी की शादी कराई नसीरुद्दीन से। नसीरुद्दीन से शादी करवा दी तो अब ये इसका दामाद हो गया। नसीरुद्दीन ने बदले में इसे मुख्य सलाहकार बना दिया सल्तनत का। मुख्य सलाहकार एक तरह से प्रिंसिपल एडवाइजर आज भी होता है, एक प्रिंसिपल सेक्रेटरी होता है, नरेंद्र मोदी के साथ बैठता है, उसकी पावर बहुत होती है। तो इस तरह की प्रिंसिपल सेक्रेटरीज हमेशा से, क्योंकि एक शासक को कुछ सलाहकारों की जरूरत होती है और जो उसका मुख्य सलाहकार होता है वो उसको इन्फ्लुएंस करता है। यहां पे ये जिम्मेदारी बलबन को मिल गई थी। बलबन भाई साहब इस पूरे मौके का फायदा उठाते हुए जब तक कर सकते थे कंट्रोल बाहर से किया 1265 तक, बाद में मौका देख के नसीरुद्दीन को निपटा दिया। बलबन यहाँ का राजा बन गया। और बलबन के राज में आगे क्या क्या हुआ ये हम अपनी अगली क्लास में कवर करेंगे। आज हमने इल्तुतमिश देखा, रजिया सुल्ताना देखी, उसके अलावा बीच में कोई छोटे छोटे पहले रुकनुद्दीन फिरोज शाह के बारे में थोड़ी सी बात की, लास्ट में बहराम शाह, नसीरुद्दीन शाह, ये 2 और शासक देखे। रिवाइज कर रहे हैं हम। कल के बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक खत्म होने के बाद में हमने देखा इल्तुतमिश राजा बना, इलबरी ट्राइब से आया था, आरंभिक जीवन एक दास के रूप में बीता। कुतुबुद्दीन ऐबक उसको अपने साथ लाया, उसके बाद बदायूं की जिम्मेदारी मिली उसको एक गवर्नर के रूप में। और क्या हुआ आगे, बदायूं के बाद उसको पहले बदायूं, फिर इसको दामाद बना लिया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा। इल्तुतमिश की हम बात कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं। लास्ट में बदायूं का सूबेदार बनाया था। बदायूं के बाद अपना कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद में जो एक आराम शाह आया वो अयोग्य था, तो उसका फायदा उठा के दिल्ली के शासक बने, कुछ नए सिस्टम लेके आए। इक्ता याद आ गया होगा आपको, क्या था? जमीन बांटी गई थी मुख्य अधिकारियों को। इसके अलावा और कई सारे सिस्टम लेके आया था जिसमें नए सिक्के थे जिनका नाम हमने लिए थे टंका और जिट्टल। इसके अलावा और कई सुधार किए गए थे जिसके अंदर हमने देखा था इल्तुतमिश द्वारा आमिरों को कंट्रोल में लिया ही गया और मंगोलों की समस्या से निपटा गया। जलालुद्दीन मंगबरनी को मदद ना दे, एक जो समस्या थी कि गुलाम थे एक, तो खिल्लत सिक्योर की थी इसके द्वारा। खलीफा बगदाद में बैठा था, उसने इसे खिल्लत दी थी, एक पोशाक थी, एक तरह की मान्यता दे दी थी इल्तुतमिश के राज। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इल्तुतमिश और सारा ये सब कुछ करने के बाद में उत्तराधिकारी की खोज में निकला, तो रजिया को उत्तराधिकारी डिक्लेयर किया। रजिया के बाद हमने देखा कि एक
महिला सशक्तिकरण के लिए उस समय पे मध्यकालीन भारत में इतना बड़ा स्टेप किसी ने नहीं लिया था जितना इल्तुतमिश ने लिया। मतलब पुश किया इन्होंने समाज के अंदर, समाज की एक कमियों को उजागर किया, हमारे समाज के खोखलेपन को एक पटल पे ला के छोड़ दिया। वो कितना खोखला था वो दिखाया इल्तुतमिश ने रजिया को सुल्तान बनाने के बाद में कि कैसे उसका विरोध हुआ। रजिया, याकूत, ये सारे एलिमेंट्स हमने देखे इधर। उसके बाद आगे बढ़े, फिर वापस शासन में गर्मा गर्मी थी, चालीसा पूरा स्ट्रॉन्ग हो गया था। हाँ, ऊपर एक चालीसा का जिक्र नहीं किया मैंने, 40 लोगों का एक समूह बनाया था जो आमिर जो थे वो इसके भरोसेमंद आमिर इल्तुतमिश के, और वही भरोसेमंद आमिर अब रजिया के सुल्ताना बनने के बाद ये इस शासन को कमजोर करने में लग गए थे। रजिया के बाद में हमने देखा कि रुकनुद्दीन फिरोज शाह तो पहले ही अपना पद गंवा चुके थे, उसके बाद में बहराम शाह आया और उसके बाद अगला नसीरुद्दीन आया। दोनों को टाइम पे वापस चालीसा अपनी शक्तियां बढ़ा रहा था, और चालीसा में बलबन जो था वो रिमोट कंट्रोल कर रहा था। बलबन ने अपनी बेटी की शादी कर दी थी इससे, नसीरुद्दीन से। नसीरुद्दीन बाद में जब मौका मिला तो इसको निपटा दिया गया। नसीरुद्दीन की मृत्यु के बाद बलबन दिल्ली की गद्दी पे बैठा। अब चीजें, अब सिचुएशन क्या थी वो हम पहले बात करते हैं, और कल सीधा सीधा आके बलबन से स्टार्ट करेंगे। अब दिल्ली सल्तनत में वापस अमीरों का आतंक बढ़ गया है। सुल्तान कोई भी हो, जनता को पता है कि कंट्रोल कौन कर रहा है, ये आमिर कर रहे हैं। शासन में अव्यवस्था है, सुल्तान की प्रतिष्ठा दांव पे, सुल्तान की कोई इज्जत रह नहीं गई थी अब ज्यादा। बलबन ऐसे माहौल में राजा बन रहा था। हालांकि बलबन भी उन्हीं आमिरों में से एक था जिसने इस चीज का फायदा उठाया, पर अब बलबन के सामने ये जिम्मेदारी थी कि कोई दूसरा बलबन ना पैदा हो जाए। इन सब चीजों से कैसे बलबन निपटेगा वो हम अगली क्लास में बात करेंगे। आपको इस लेक्चर के अंदर कोई कमी लगी हो तो उसको कमेंट बॉक्स में हमें बताएं, हम सुधार करने की कोशिश करेंगे। कोई भी आपके डाउट्स हो वो भी कमेंट करें। अगर लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने साथियों के साथ शेयर करें, बार बार रिवाइज करते हैं, वही फायदे देगा आपको। अगली क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।